हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज का टॉपिक हमारे पास है कि व्हाट इज़ द एम्बॉडिड एनर्जी। एम्बॉडिड एनर्जी जो होती है वो क्या होती है और इसका क्या मतलब है। तो एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है कि एम्बॉडिड एनर्जी और कार्बन फुटप्रिंट में क्या डिफरेंस होता है। हालांकि ये आप कार्बन फुटप्रिंट इज़ नॉट डायरेक्टली इन योर सिलेबस, बट लेट अस वी आर डिस्कसिंग एम्बॉडिड एनर्जी, तो एक बार से कार्बन फुटप्रिंट की बात कर लेते हैं। अगर हम डायग्राम के बजाय पहले इसके डेफिनेशन को देखें तो एम्बॉडिड एनर्जी होती है सम ऑफ द ऑल एनर्जी नीडेड टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट। क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आपको ईंट बनानी है, तो ईंट बनाने में और ईंट बना करके आपको जो घर बना रहा है वहाँ तक ईंट पहुँचानी है। इस पूरे प्रोसेस में तो मैं घर बनवा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ईंट एक टूल है जिससे मेरा घर बनना शुरू होगा। लेकिन ईंट बनने की प्रक्रिया में कितनी एनर्जी लगी? जैसे खोदा गया उसको, ठीक है, खोदा गया, मिट्टी खोदी गई, फिर मिट्टी खोदने के बाद वर्कर्स उसमें इन्वॉल्व हुए, उनको खर्च हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उस मिट्टी को मोल्ड में बना के सांचे बनाए गए, फिर उसको भट्टी में डाला गया, भट्टी में कोयला लगा, लकड़ी लगी, पेट्रोल लगा, भट्टी ने महीना भर तक ईंटों को पकाया। उसके बाद फिर ईंट निकाली गई, वर्कर्स लगे, फिर ईंट को फिर रख करके फिर उसको ट्रक पे लोड करके ट्रक चल के मेरे तक आया। तो मुझे ईंट जब मिली तब तक उसमें अच्छा खासा एनर्जी लग चुकी थी, तो वो उसकी एम्बॉडिड एनर्जी है। तो दिस इज द सम ऑफ ऑल एनर्जी नीडेड टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट एज इफ दैट एनर्जी वॉज इनकॉर्पोरेटेड या एम्बॉडिड। यानी कि ऐसा लग रहा है कि उतनी एनर्जी उसके अंदर है। अब वो एनर्जी मतलब कितना पैसा खर्च हुआ, कितना उसमें कितने किलो कोयला जला, ये सब कुछ सबका जोड़ जाड़ करके हम कहेंगे वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड थी, उस प्रोडक्ट के अंदर थी। जब तक आपने उसका इस्तेमाल करने से पहले उसमें अंदर इतनी एनर्जी का कंजम्पशन हो चुका था, तो उसको हम इस बॉडी की एम्बॉडिड एनर्जी कहते हैं। या कह लो कितना कार्बन एमिट हुआ उसको बनाने में। तो एक ईंट को बनाने में कितना कार्बन एमिट हुआ, चाहे वो पेट्रोल के जिस ट्रक ने उसको लेके आया उस पेट्रोल से निकलने वाला धुएं में कार्बन हो, चाहे जिस भट्टी में पकाया गई ईंटा उस भट्टी के अंदर जो कार्बन का एमिशन हुआ है वो इसको बता रहा है। तो अगर कोई हाई एम्बॉडिड एनर्जी है मतलब उसको बनाने में बहुत ज़्यादा CO2 लगा है, बहुत ज़्यादा CO2 एमिट हुआ है। कार्बन फुटप्रिंट की बात करें तो ये बताता है कि कितनी ग्रीन हाउस गैस जो है उस प्रोडक्ट को बनाने में लगी है, एमिट हुई है शुरू से लेकर के। तो ग्रीन हाउस गैस में CO2, NO2, सल्फर, ये सब कुछ आता है। तो अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास रॉ मटेरियल को आपने से खोदा, फिर उसके बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग तक लाया, फिर मैन्युफैक्चरिंग से ट्रांसपोर्टेशन तक गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन से मेंटेनेंस से लेकर के फिर उसको कंज्यूम किया गया, उस ख़त्म हो गया प्रोडक्ट, फिर उसको कैसे मैनेज किया गया। तो उसको उस प्रोडक्ट की खुदाई से लेकर के उसके रिसाइकिल की प्रोसेस तक जाने में जितना भी उसने कंजम्पशन हुआ है उसके एनर्जी का, वो सब उसकी एम्बॉडिड एनर्जी के रूप में हम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एम्बॉडिड एनर्जी रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट और बिल्डिंग। मतलब कितनी एनर्जी यूज हुई है उसके लाइफ साइकिल में उस प्रोडक्ट की या उस बिल्डिंग को बनाने में, फ्रॉम रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन टू एंड ऑफ द डिस्पोजल। तो कोई प्रोडक्ट है जब वो बिल्कुल बना नहीं था उसे खुदाई करके उसको निकाला गया। जैसे एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम को हमने निकाला, ठीक है, फिर हमने उसकी मेटलर्जिकल प्रोसेस के थ्रू उसको काम के लायक बनाया, फिर उसकी लकड़ी की उसकी एल्युमिनियम की फ्रेम की खिड़कियाँ बनाई, फिर खिड़कियाँ बिल्डिंग में लगाई गई, फिर बिल्डिंग चली, उसके बाद फिर बिल्डिंग ढा दी गई, फिर वो एल्युमिनियम की खिड़की भी टूट गई, फिर टूट करके उसको फिर से रिसाइकिल के लिए दोबारा से उसको फैक्ट्री में भेजा गया ताकि उसको फिर से पिघला करके नया फ्रेम बना सके। तो वो उसकी खुदाई से लेकर के उसको पिघलाने तक की उस प्रक्रिया तक जितना एंड ऑफ लाइफ से रॉ मटेरियल से लेकर के एंड ऑफ लाइफ तक जितना उसने साइकिल में एनर्जी का कंजम्पशन हुआ है उसको हम उसकी एम्बॉडिड एनर्जी कहेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो इट इंक्लूड्स ऑल द एनर्जी यूज at every step of the process, like the mining, like the manufacturing, like the transportation and construction. Think of it as a hidden energy. मतलब आप अगर उस लकड़ी की आप उस एल्युमिनियम की फ्रेम को अपने घर खरीद के लाए हो, अभी लगाया नहीं है, लेकिन उससे पहले भी उस लकड़ी उस एल्युमिनियम की फ्रेम में अच्छा खासा एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। So this is the hidden energy that goes into making something before you even start using it.
आपने भी इस्तेमाल नहीं किया है उस एल्युमिनियम के फ्रेम को, लेकिन उसके पहले भी उसको बनाने में, उसको उस शेप में लाने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो चुका है। आप देखिए यहाँ पीछे डायग्राम देखें, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ईंटों की भट्ठों पे काम कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस एम्बॉडेड एनर्जी को समझते हैं। लाइक आप ईंट जब बनाते हो तो क्या करते हो, पहले आप क्ले को ग्राउंड से खोदते हो, मतलब ज़मीन से मिट्टी खोदते हो। एंड अब इसमें मशीन वगैरह का इस्तेमाल होता है, भाई मशीनें हैं, बड़े मात्रा में खोदना, इंसान भी लग रहे हैं तो उनका भी तो एनर्जी लग रही है। तो आपने क्ले खोदा, उसके बाद फिर क्ले को फैक्ट्री तक ले गए तो उसमें भी ट्रकों का इस्तेमाल हुआ। फिर आपने क्ले को जलाया, उसको सांचे में ढाला और उसके बाद उसको भट्ठी में डाला तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी या गैस या कोयला लगा। उसके बाद फिर आपने ट्रांसपोर्ट किया ईंटों को कंस्ट्रक्शन साइट तक, उसमें भी फ्यूल लगा। तो आप देखो खुदाई की तो भी मशीनों में फ्यूल लगा, उसको ट्रांसपोर्ट किया फैक्ट्री तक तभी ट्रक वगैरह में फ्यूल लगा, फिर उसको भट्ठी में जलाया तो वहाँ भी फ्यूल लगा, फिर उसको आप फैक्ट्री साइड तक ले गए तो वहाँ भी फ्यूल लगा। तो इसका मतलब है जो ईंटें आप इस्तेमाल बना रहे हो, आपने अभी यूज करना शुरू नहीं किया अपने घर में, लेकिन जब तक आपके हाथों में उससे पहले अच्छा खासा एनर्जी का उसमें कंजम्पशन हो चुका था। सो ऑल दिस एनर्जी यूज बिफोर द ब्रिक इज इवन पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, इट इज़ द एम्बॉडेड एनर्जी। तो ये जितनी एनर्जी जो कि उस ईंट के अंदर, ईंट को बनने में जो लग चुकी है, उसको हम कहेंगे वो इसकी एम्बॉडेड एनर्जी है। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन द मेगा जूल। इसकी यूनिट जो होती है इसको मेगा जूल पर यूनिट कहते हैं। जैसे अगर स्टील की बात करें तो हम मेगा जूल पर किलोग्राम कहेंगे, लेकिन अगर हम किसी ऐसी चीज़ की बात करें जिसको हम बिछा रहे हैं, फ्लोर पे बिछा रहे हैं, तो मेगा जूल पर मीटर स्क्वायर की बात करेंगे। तो दो तरह से हम एम्बॉडेड एनर्जी को मेगा जूल में नापते हैं। नाउ क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द एम्बॉडेड एनर्जी एनालिसिस, कैसे ये कैलकुलेट कैसे करते हैं इस एम्बॉडेड एनर्जी की बात को। तो देखिए एम्बॉडेड एनर्जी एनालिसिस का मतलब होता है द मेथड टू कैलकुलेट एंड एसेस द टोटल एनर्जी कंज्यूम इन मेकिंग अ प्रोडक्ट, मटेरियल और बिल्डिंग। आखिर एम्बॉडेड एनर्जी निकाली कैसे जाती है, तो उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं एम्बॉडेड एनर्जी एनालिसिस। मतलब हम जिस यूनिट की एम्बॉडेड एनर्जी निकालना चाहते हैं, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे सही कैलकुलेट करेंगे कि उसमें कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ उसको बनाने में या उसको आगे पहुंचाने में, या जितना भी जो हमने बात की है उसको रॉ से लेकर के आखिरी तक कंज्यूम होने तक की जो भी एनर्जी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इट टुक एवरी स्टेज ऑफ प्रोसेस टू गिव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द एनर्जी यूज। इसके लिए हमें उनके हर स्टेप को समझना पड़ता है, और ना केवल समझना पड़ता है बल्कि हमें ये तरीके मालूम होने चाहिए कि हर स्टेप में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इसको हम कैलकुलेट कर सकें। सो दिस एनालिसिस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ सुटेबल समथिंग इज बाय शोइंग इट्स एनवायरमेंटल फुटप्रिंट बिफोर इट इज़ इवन यूज्ड। इससे क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, हमने जैसे राख वाली ईंट होती है, लकड़ी है या एल्युमिनियम है या रीयूज्ड स्टील है या ईंट है, इन सब का हम एक एम्बॉडेड एनर्जी की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर आपसे कहेंगे कि आप अपनी बिल्डिंग को अगर बनाना चाहते हो तो आप ऐसे यूनिट का इस्तेमाल करो जिसकी एम्बॉडेड एनर्जी कम हो, यानी जिसको बनाने में कम CO2 लगा हो, कम फ्यूल लगा हो। तो इस तरह से क्या होगा, फिर आप अगर उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करोगे तो आपकी बिल्डिंग को भी एक पॉइंट मिलेगा कि इस बिल्डिंग ने चूँकि ऐसे यूनिट का इस्तेमाल किया जिसकी एम्बॉडेड एनर्जी कम थी, सो इस बिल्डिंग की रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसने उन ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन हुआ, बहुत सारा CO2 का एमिशन हुआ हो। कैसे प्रोसेस क्या होता है एम्बॉडेड एनर्जी की एनालिसिस का, सबसे पहले तो हमें स्कोप बताया जाता है। मतलब हमें ये बताया जाता है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, व्हाट इज़ अवर पर्पस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड व्हाट यू आर एनालाइजिंग। अ सिंगल मटेरियल, जैसे एक स्टील है या प्रोडक्ट से एक कार है, आपको पूरी कार की एम्बॉडेड एनर्जी निकालनी है, या आपको सिर्फ स्टील जो कि इस्तेमाल हो रहा है, सरिया इस्तेमाल हो रही है, लोहा इस्तेमाल हो रहा है, उसकी आपको बतानी है, और या होल बिल्डिंग की एम्बॉडेड एनर्जी निकालनी है। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा स्कोप क्या है। जैसे यू माइट एनालाइज द एम्बॉडेड एनर्जी ऑफ अ कंक्रीट वॉल। अब कंक्रीट वॉल का आपको केवल निकालना है, तो इसमें कितनी ईंट, कितना प्लास्टर, कितना पानी, ये सब आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, आप जिस भी चीज़ को, मतलब जैसे मान लो आपको दीवार की निकालनी है या आपको स्टील की निकालनी है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसकी पूरी लाइफ साइकिल को ब्रेक डाउन करोगे। जैसे पहला क्या हो गया, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन। सबसे पहले अगर स्टील की बात करोगे तो आप पहले ये देखोगे कि स्टील निकाली कहाँ से गई थी, तो उसको निकालने में, मटेरियल के एक्सट्रैक्शन में
क्या हुआ, एनर्जी टू माइन और हार्वेस्ट मटेरियल, जैसे माइनिंग ऑफ आयरन फॉर स्टील, अगर स्टील बनाना है तो आयरन को खोदा गया होगा, आयरन को खानों से निकाला गया होगा। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा हुआ, एनर्जी टू मूव द मटेरियल टू द फैक्ट्रीज, जो और आया आयरन का उसको फैक्ट्री तक पहुंचाने में कितना, तो फ्यूल ट्रक में कितना इस्तेमाल हुआ, शिप में कितना फ्यूल इस्तेमाल हुआ, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए एनर्जी कितना, प्रोसेस करने में उस मटेरियल को कितना इस्तेमाल हुआ, जैसे मेल्ट किया गया आयरन को स्टील बनाने में जो प्रोसेस हुआ कितना ईंधन खर्चा हुआ, कंस्ट्रक्शन और असेंबली, एनर्जी टू बिल्ड द असेंबल ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, आपको सरिया इस्तेमाल किए तो सरिया को पिघला करके लोहा को उस फॉर्म में बनाने में कितनी एनर्जी खत्म हुई, जैसे कि कितना क्रेन इस्तेमाल हुआ, कितना बिल्डिंग में उसको कंज्यूम किया गया, फिर मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट, तो अगर वो बन गया तो उस प्रोडक्ट की लाइफ कितनी है, उस लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमें और क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चीज़ें, अगर उसको रिप्लेस किया गया तो फिर कितना रिप्लेस एनर्जी कंजम्पशन हुआ। तो आपको उस जिसकी भी आप एम्बॉडेड एनर्जी निकालना चाहते हो, सबसे पहले उसको ब्रेक डाउन करो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको डाटा कलेक्ट करना होगा, यूज़ डाटाबेस और स्टडीज़ टू फाइंड द एनर्जी वैल्यू ऑफ द ईच स्टेज। आपके पास एक्यूरेट डाटा होना चाहिए कि खदान में जब खोदा गया तो कितना फ्यूल लगा, कितनी हार्स पावर की गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही थी, फिर जब उसको पिघलाया गया तो कितने, जो आपका वो फर्नेस था उसमें वो कितनी कैपेबिलिटी पे काम करता है, कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे वो एनर्जी कंज्यूम करता है, ये सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। तो डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 किलोग्राम स्टील है तो उसकी एम्बॉडेड एनर्जी जो होती है वो 20 से 30 मेगा जूल होती है, जबकि 1 किलोग्राम लकड़ी जो होती है उसकी एम्बॉडेड एनर्जी 2 से 5 मेगा जूल होती है। तो सोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कैसा है। फिर आप जब ये सब कैलकुलेट कर लेते हो तब आपको टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने की होती है। तो अब आप ऐड अप करिए, जितनी भी एनर्जी आपने सभी स्टेजेस से निकाली है टोटल एम्बॉडेड एनर्जी के लिए आप सबको ऐड कर दीजिए। जैसे 100 मीटर स्क्वायर का हाउस माइट हैव एम्बॉडेड एनर्जी ऑफ 5 लाख मेगा जूल इफ़ इट यूज कंक्रीट, स्टील एंड ग्लास। तो अगर 100 मीटर स्क्वायर का हाउस, अगर आपके फ्लोर एरिया आप कह रहे हो, तो करीब 5 लाख मेगा जूल का एक वहाँ पर एम्बॉडेड एनर्जी उसमें प्रोडक्ट जो इस्तेमाल हुए कंक्रीट, स्टील, ग्लास, इन सब में खर्च हो गया होगा ऑन एवरेज। तो यूएस डाटा एनालाइज एंड कंपेयर। अब नाउ कंपेयर द एम्बॉडेड एनर्जी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स और डिज़ाइन टू सी विच इज़ मोर सुटेबल। भाई अब आपको सबका मालूम चल गया कि भाई अगर ये ईंट इस्तेमाल करेंगे तो इसकी एम्बॉडेड एनर्जी इतनी है, ये रिसाइकिल एल्यूमिनियम इस्तेमाल करेंगे तो इसकी एम्बॉडेड एनर्जी ऐसी है, इस तरह का घर बनाएंगे, डिज़ाइन ऐसी बनाएंगे तो उसकी एम्बॉडेड एनर्जी ऐसी होगी। इन सबको एनालाइज किया जाता है। फिर हम देखते हैं वुड हाउस है, वुडन हाउस माइट हैव लोअर एम्बॉडेड एनर्जी देन द कंक्रीट मेकिंग द हायर एम्बॉडेड एनर्जी। तो एक ग्रीनर चॉइस क्या होती है, हम लकड़ियों का इस्तेमाल करें, ठीक है, प्लाईवुड का इस्तेमाल करें ताकि उसकी जो घर बने वो ग्रीन बिल्डिंग की कैटेगरी में आए। नाउ हाउ एम्बॉडेड एनर्जी एनालिसिस मेजर द सस्टेनेबिलिटी। आपने एनालिसिस कर ली, आपने बॉडी की हर यूनिट का एम्बॉडेड एनर्जी निकाल लिया, तो अब ये नेचर की सस्टेनेबिलिटी को कैसे सपोर्ट करता है। तो देखो, अगर हम इसकी बात करें कि हाउ इट मेजर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द नेचर, तो सबसे पहले तो ये रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट, क्योंकि जो हाई एम्बॉडेड एनर्जी का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो। अगर कोई प्रोडक्ट है जिसका कहा भाई इसकी एम्बॉडेड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब इसको बनाने में और इसको काम लायक बनाने में बहुत ज़्यादा फ्यूल भी इस्तेमाल हुआ है, लकड़ी भी इस्तेमाल हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा निकला होगा, चाहे वो धुएँ के रूप में निकला हो गाड़ियों से, चाहे वो धुएँ के रूप में निकला हो भट्ठियों से। बिकॉज मोस्ट एनर्जी कम फ्रॉम द फजाइल फ्यूल। पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसिंग द 1 टन ऑफ द स्टील एमिट 1.8 टन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक फ्रेश स्टील जो होता है उसको प्रोड्यूस करने में इतना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो उसकी एम्बॉडेड एनर्जी ज़्यादा होती है। बाई चूजिंग द मटेरियल विथ लोअर एम्बॉडेड एनर्जी लाइक द वुड ओवर स्टील वी कैन कट द एमिशन ऑफ द फाइट क्लाइमेट चेंज। तो हम अगर स्टील की जगह पे लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है उस 1 टन स्टील में, उसको हम कंज्यूम बचा सकते हैं। आपको कैसे बचा सकते हैं? अगर लकड़ियों का इस्तेमाल बढ़ेगा तो स्टील की मांग कम होगी, या अगर प्लाईवुड कम बढ़ेगा तो स्टील की मांग कम होगी, और जब मांग कम होगी तो फैक्ट्रियों में भी उनका प्रोडक्शन कम होगा। अगर 1 टन स्टील नहीं बनी तो मतलब 1.8 टन कार्बन डाइऑक्साइड आपने एक तरह से बचा लिया एनवायरनमेंट में जाने से। तो एनर्जी को थोड़ा सा आपने राहत दी। इंकरेजिंग द एफिशिएंट मटेरियल। तो जब हम एम्बॉडेड एनर्जी की एनालिसिस कर लेते हैं तो हम एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं लोगों को बता सकते हैं भाई इस
तरह के मटेरियल को यूज करो क्योंकि इसकी एम्बॉडेड एनर्जी कम है। सो एनालिसिस हेल्प अस पिक अप मटेरियल दैट यूज लेस एनर्जी टू प्रोड्यूस। हमारे पास डाटा आ जाता है ना, तब उस डाटा का इस्तेमाल करके ये बता सकते हैं कि भाई इन इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करो, इन कम करो। क्योंकि जो आदमी, इंसानों को पता ही नहीं है कि किस बॉडी की एम्बॉडीड एनर्जी कितनी है, लकड़ी की कितनी है, एल्युमिनियम कितनी है, स्टील कितनी है, लोहे कितनी है, या एस ब्रिक कितनी है, क्ले ब्रिक कितनी है, इस सीमेंट कितनी है, चूना पत्थर कितनी है। तो अगर उनको बता दे तो वो अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। अगर उनको ग्रीनर बिल्डिंग चाहिए, वो एनर्जी को, एनवायरनमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जानबूझ के चुनाव करेंगे ऐसी लो एम्बॉडीड एनर्जी वाले ऑब्जेक्ट्स का। फॉर इंस्टेंट आप देख सकते हो कि रिसाइकिल एल्युमिनियम हैज़ एम्बॉडीड एनर्जी ऑफ द 15 मेगा जूल पर किलोग्राम विच इज़ कंपेयर टू द 200 मेगा जूल फॉर न्यू एल्युमिनियम। तो अगर आप न्यू एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हो तो इट्स एम्बॉडीड एनर्जी इज 200 मेगा जूल पर किलोग्राम, वेयर द रिसाइकिल की 15 मेगा जूल। तो हम रिसाइकिल एल्युमिनियम को क्यों ना यूज करें अपनी बिल्डिंग में। सो इट्स अ ह्यूज सेविंग हो जाएगी। दिस रिड्यूस द पॉल्यूशन में आपको एक तरह से आप सहायता करोगे उसको रोकने में। और साथ ही साथ जो एम्बॉडीड एनर्जी की एनालिसिस है वो आपकी ऑप्टिमाइज करती है डिज़ाइन को। एम्बॉडीड एनर्जी एनालिसिस टू डिज़ाइन द बिल्डिंग टू अ प्रोडक्ट दैट यूज लेस एनर्जी इंटेंसिव मटेरियल। आपने लिस्ट दे दी, अब ऑनर ने कहा नहीं भाई मुझे अपनी बिल्डिंग ऐसी बनानी जिसकी एम्बॉडीड एनर्जी कम से कम मटेरियल की हो। आपने कहा सर डिज़ाइन ऐसा बनना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप वो डिज़ाइन यूज करो जो कि इन मटेरियल्स के हिसाब से बने। सो इट ऑप्टिमाइज द डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द नेचर। फॉर एग्जाम्पल लाइट वेट टिम्बर फ्रेम आप इस्तेमाल करो हैवी कंक्रीट की जगह पर, तो इसकी वजह से क्या होता है, बिल्डिंग का जो एम्बॉडीड एनर्जी है वो 20 से 30% तक आपकी कम हो सकती है। उसके बाद फिर क्या होता है, दिस एनालिसिस आल्सो सपोर्ट द लाइफ साइकिल असेसमेंट। लाइफ साइकिल असेसमेंट का मतलब क्या होता है, देखो ऐसा होता है कि हमने अपने घर जो बनाया वो तो ऐसे मटेरियल्स का बनाया जिसमें कि सबकी एम्बेडेड एनर्जी कम थी, लेकिन उस घर के अंदर हम एसी लगाकर चला रहे हैं और उसको, भाई अब एसी चला रहे हो तो फिर आप तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा ही रहे हो। तो सपोर्टिंग लाइफ साइकिल असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आप ना केवल एम्बॉडीड एनर्जी, लो एम्बॉडीड एनर्जी के मटेरियल को यूज करो, बल्कि साथ ही साथ ऐसे प्रैक्टिसेस भी रखो उस घर के अंदर ताकि ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन कम हो। देखिए यहाँ पे लिखा है कि एम्बॉडीड एनर्जी इज द पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर टूल कॉल्ड द लाइफ साइकिल असेसमेंट। मतलब आपने घर तो बना लिया बहुत ही कम एनर्जी, बहुत ही कम एम्बॉडीड एनर्जी वाले मटेरियल का, बट इट इज़ जस्ट वन साइड ऑफ स्टोरी। नाउ यू नीड टू, आपको रह रहे हो उसके अंदर, उस घर के अंदर, तो आपको वहाँ की प्रैक्टिसेस भी ऐसी रखनी चाहिए जो कि हाई ऑपरेशनल एनर्जी वाली ना हो। जैसे for analyzing the we can make a product that are sustainable over the whole life cycle. For instance, a building with low embodied energy but high operational energy, जैसे आपने पुअर इंसुलेशन अच्छा नहीं कराया है तो घर में बहुत जल्दी गर्मी आ जा रही है तो एसी चलाना पड़ेगा, तो आपको एसी यूज करना पड़ेगा। दिस माइट नॉट बी द सुटेबल ओवरऑल, सो एनालिसिस हेल्प बैलेंस बोथ। तो आप जब एम्बॉडीड एनर्जी एनालिसिस करते हो तो आप वहाँ पे कहते हो कि भाई सर अगर आप इन्हीं मटेरियल का इस्तेमाल करोगे तो आप घर गर्मी में ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठंडी में ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो आपने कहा अरे फिर तो हमें एसी लगाना पड़ेगा, ज़्यादा पावर का एसी, और हमें फिर हीटर लगाने पड़ेंगे ज़्यादा पावर के। तो कहा ठीक है ऐसा है सर, आप हर तरफ लो एम्बॉडीड के चक्कर में ना पड़ो, दीवालों में आप इस तरह ग्लास लगा दो तो जिसकी एम्बॉडीड एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, बट वो जो ग्लास होगा वो आपके इंसुलेशन काम करेगा, तो गर्मियों में कम गर्माहट आएगी तो एसी की ज़रूरत कम पड़ेगी, जाड़ों में कम तेज़ी से ठंडा होगा आपका घर तो आपको हीटर की आवश्यकता कम पड़ेगी। तो आपने कहा हाँ नाउ दिस इज समथिंग मतलब समथिंग रीजनेबल। सो हमें कितनी लो एम्बॉडीड एनर्जी मटेरियल का इस्तेमाल करना है और फिर लाइफ साइकिल असेसमेंट की एनालिसिस करनी है, तो इन दोनों का एक बैलेंस बना करके हम इस एनर्जी एनालिसिस से कर सकते हैं। तो अब वैसे ही प्रमोटिंग द सर्कुलर इकोनॉमी, तो ये एनालिसिस करने के बाद हम इंकरेज करते हैं रिसाइकिल और रीयूजेबल मटेरियल, क्योंकि उनकी एम्बॉडीड एनर्जी कम होती है। एक मटेरियल जो सीधे रॉ मटेरियल जो खोद के ज़मीन से बनाया जा रहा है, एक जो रिसाइकिल किया जा रहा है, दोनों की एम्बॉडीड एनर्जी में कमी होती है। सो जिसकी एम्बॉडीड एनर्जी लोअर होती है हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप ब्रिक रिक्लेम से ब्रिक है तो ब्रिक की 1 मेगा जूल पर किलोग्राम है, अगर न्यू ब्रिक होती है
तो उसकी 3 मेगा जूल पर किलोग्राम होती है। तो जो जैसे घर टूटते हैं तो वो अपनी ईंटों को बेच देते हैं, आप उसका इस्तेमाल करिए। तो इस तरह से एक सर्कुलर इकोनॉमी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वेस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी को भी हम वहाँ पर यूज कर सकते हैं। कॉस्ट सेविंग कैसे होता है? अच्छा, लो एम्बेडेड एनर्जी ऑफन कॉस्ट लेस इन द लॉन्ग रन बिकॉज दे रिक्वायर लेस एनर्जी टू प्रोड्यूस विच कैन लोअर द प्रोडक्शन कॉस्ट। जाहिर सी बात से फ्लाई ऐश ब्रिक है जो कि कोल प्लांट होते हैं जहाँ कोयला जलता है, वहाँ से जो राख निकलती है उससे बनाई जाती है ईंटें। तो अगर आप क्ले ब्रिक या मिट्टी वाली ब्रिक इस्तेमाल करोगे तो दोनों की एम्बॉडेड एनर्जी में 40% का अंतर होता है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में भी 15% तक का अंतर होता है वहाँ पर। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या हैं भाई? बहुत अच्छी चीज़ हमको बताई गई एम्बॉडेड एनर्जी की, लेकिन चैलेंजेस क्या हैं? इतना आसान था क्या? नहीं। सबसे पहला तो है डाटा एक्यूरेसी। क्या वो खुदाई करने में मशीनों ने कितनी पेट्रोल खर्चा किया, कितनी एनर्जी लगी, फिर ट्रांसपोर्ट में, फिर भट्ठी में, फिर वापस ट्रक में ले जाने में कितना खर्च हुआ, क्या ये डाटा बिल्कुल एक्यूरेट है? सो गेटिंग प्रिसाइज डाटा फॉर एवरी स्टेज इज हार्ड। जैसे एनर्जी टू माइन सैंड माइट वेरी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट यूज एंड दिस डाटा इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल। खुदाई कहाँ हो रही, कैसे हो रही, कितनी जागरूक लोगों के द्वारा हो रही, किन इक्विपमेंट से हो रही है, इतना सारा डाटा इकट्ठा कर पाना, एक्यूरेसी के साथ कर पाना, दिस इज समथिंग समटाइम दिस इज नॉट वेरी रिलायबल। तो डाटा एक्यूरेसी एक है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि द प्रोसेस इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस एंड स्मॉल एरर कैन एड अप। बहुत सारे इसमें स्टेजेस होते हैं भाई। आपको खुदाई का भी डाटा लेना है, खुदाई में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट का डाटा लेना है, भट्टियों का डाटा लेना है, भट्टी कितनी उम्र की हो चुकी है, भट्टी कितनी नई है, भट्टी किस फ्यूल पे काम कर रही है, इन सब का डाटा लेना है। और ये सारा डाटा ऐड होना, सबको जोड़ना है। अब ये एरर्स हो रही हैं अगर हर स्टेज में, तो वो ऐड होती जा रही हैं। सो फॉर इंस्टेंस फॉरगेटिंग द इंक्लूड द एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टिंग वर्कर्स टू अ फैक्ट्री कैन अफेक्ट द रिजल्ट। आपने ट्रक का तो यूज कर लिया, लेकिन ट्रक को लोड अनलोड करने में जो वर्कर्स का लग रहा था, आपको खर्च देना पड़ा, उनका जो कंजम्पशन हो रहा था एनर्जी का, वो आपने नहीं कैलकुलेट किया, तो डाटा तो मतलब एक इनकम्प्लीट हो गया। रीजनल डिफरेंसेस, एनर्जी सोर्स डिफर बाय रीजन। जैसे कि 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोयले से आती है, तो इसकी एम्बॉडेड एनर्जी तो हायर होती है। अब मान लो जैसे कि अगर हम जर्मनी वगैरह की बात करें, तो वहाँ पर कोयले का मामला दूसरा होता होगा, तो वहाँ से अगर एम्बॉडेड एनर्जी निकालोगे तो कुछ और होगी, और किसी बिहार के या किसी ऐसी जगहों पे जहाँ कोयले की खदानें हैं, वहाँ पे कुछ और होगी। फोकस ऑन एनर्जी ऑनली, बिकॉज ये जो एम्बॉडेड एनर्जी होती है, इसमें ये केवल एनर्जी पे फोकस करती है। द एम्बॉडेड एनर्जी एनालिसिस डजंट अकाउंट फॉर अदर इम्पैक्ट, जैसे वाटर कितना यूज हुआ, कितना लैंड डिग्रेड हुआ है, इन सब चीज़ों को, ये भी सस्टेनेबिलिटी के काम करते हैं, पार्ट पे इन्फ्लुएंस देते हैं, लेकिन एम्बॉडेड एनर्जी कैलकुलेशन में हम ये सब नहीं करते हैं। जैसे टेक्नोलॉजीज़ होती हैं एनर्जी रिसोर्सेज की, वो बदलती रहती हैं समय के समय, इसलिए एम्बॉडेड एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो भी अपडेट होनी चाहिए। भाई आज खुदाई करने के लिए कुछ और तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं, कल खुदाई करने के लिए कुछ और इस तरीके इस्तेमाल होने लगेंगे। फैक्ट्रियों में भट्टियाँ किसी और तरीके से बन रही थी, 10 साल के अंदर फैक्ट्रियों की भट्टियाँ आप किसी और तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती जाएगी, तो हमें अपनी एम्बॉडेड एनर्जी की कैलकुलेशन का डाटा भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे 2010 में मॉट रिफ्लेक्ट द लोअर एम्बॉडेड एनर्जी ऑफ सोलर पैनल ड्यू टू द इम्प्रूव मैन्युफैक्चरिंग। 2010 में जो सोलर पैनल बनते थे वो बड़ा हाई, उनकी कॉस्ट ज़्यादा थी, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी हमारी ऐसी थी कि बहुत आसानी से हम उनको बना भी नहीं पाते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन 2025 में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि अब सोलर पैनल को कंपेरेटिवली लो कॉस्ट पे बनाया जा रहा है, तो कम से कम उसमें कंजम्पशन भी हो रहा है, CO2 का एमिशन भी कम हो रहा है। तो इस तरह से सोलर पैनल जो आज से 15 साल पहले बनते थे, उनकी एम्बॉडेड एनर्जी और जो आज बन रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। अब कुछ एप्लीकेशन की बात करते हैं कि मेजरिंग द सस्टेनेबिलिटी पे कैसे हमने इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इस एम्बॉडेड एनर्जी वाले हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग, इट हेल्प्स चूज द मटेरियल विच लोअर एम्बेडेड एनर्जी फॉर द बिल्डिंग। तो अगर आपके पास एक डाटा है एम्बेडेड एनर्जी मटेरियल्स का, तो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में चुनाव कर सकते हो अपने हिसाब से कि आप किन किन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल इंडिया में जैसे फ्लाई ऐश ब्रिक है, 1.5 mg पर किलोग्राम का है, क्ले ब्रिक का है करीब 3 मेगा जूल किलोग्राम का है। तो इस तरह से बिल्डिंग को अगर हम 25% तक की सेविंग दिखा सकते हैं अगर हम फ्लाई ऐश ईंटों का इस्तेमाल करें। तो दिस इज़ क्रूशियल इन इंडिया। जैसे मैंने बताया है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर बूम कर रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो अगर हम इनको बनाने में इस फ्लाई ऐश का, इस क्ले ब्रिक का ना इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल करें, तो हम 30% तक की एनर्जी का कंजम्पशन यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं।
प्रोडक्ट डिज़ाइन में, मैन्युफैक्चर यूज टू डिज़ाइन प्रोडक्ट विच लेस एनर्जी इम्पैक्ट, जैसे कि रिसाइकिल एल्युमिनियम हम इस्तेमाल करें न्यू एल्युमिनियम की जगह पर। ऐसा करने से हम एम्बॉडेड एनर्जी में 50% तक की कमी ला सकते हैं। पॉलिसी और स्टैंडर्ड्स को भी इसी के इर्द गिर्द बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट यूज एम्बॉडेड एनर्जी डाटा टू सेट ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स। भाई हमने कह दिया, सरकार ने कह दिया कि अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो आपका नक्शा तभी पास होगा जब तक आप उसमें इतनी % एम्बॉडेड एनर्जी की वैल्यू का माल इस्तेमाल करोगे तभी। तो हमारे पास जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है वो इंकरेज करता है कि आप लो एम्बॉडिड एनर्जी मटेरियल से फ्लाई एश कंक्रीट इस्तेमाल करो, जिससे क्या होता है कि एम्बॉडिड एनर्जी जो होती है वो ट्रेडिशनल कंक्रीट से 20% तक भी कम की जा सकती है अगर आप कंक्रीट में फ्लाई एश वाला इस्तेमाल करते हो। कंपेयरिंग ऑल्टरनेटिव, इट अलाउ कंपेयर ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ मटेरियल। आप अलग अलग तरह के मटेरियल कॉम्बिनेशन ले सकते हो, अलग अलग डिज़ाइनें देख सकते हो, कौन सा डिज़ाइन में सबसे एम्बॉडेड एनर्जी की वैल्यू कम से कम होगी। जैसे आप एक वुड ब्रिज बनाते हो जिसकी एम्बॉडेड एनर्जी 500 मेगा जूल पर मीटर स्क्वायर है, विच इज़ मोर सुटेबल देन द स्टील ब्रिज जो कि 1500 मेगा जूल पर मीटर स्क्वायर लेता है। तो ठीक है, हम वहाँ पर चुनाव करेंगे कि हमें किस तरह का चॉइस लेना है, हमें कितना लोड, मतलब चूँकि लकड़ी, ऐसा नहीं लकड़ी लगा दो वहाँ पर क्रेन जा रही है तो लकड़ियाँ तो टूट जाएंगे, लेकिन यूज के ऊपर देखो, जहाँ पर नॉर्मल फुट फॉलिंग हो रही है वहाँ लकड़ी का ब्रिज भी एक अच्छा ऑप्शन है बजाय स्टील ब्रिज के। इंडियन सिनेरियो की बात करें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, तो मैंने बताया आपको कि कंस्ट्रक्शन बूम है इस समय इंडिया में। तो करीब करीब इस समय आप कह सकते हो जो डाटा है सरकारी संस्थाओं का, करीब 7.5 बिलियन स्क्वायर फीट ऑफ ग्रीन प्रोजेक्ट हैं 2024 तक, जो कि 2001 से लेकर 2024 तक में इतना ये आया है, जो कि IGBC का डाटा है। और एम्बॉडेड एनर्जी एनालिसिस हमें हेल्प करता है कि ऐसे सुटेबल मटेरियल का चुनाव करें जो कि इन प्रोजेक्ट में एम्बॉडेड एनर्जी को कम से कम रखें। जैसे सुजलॉन, अगेन एग्जाम्पल वही आया, सुजलॉन अर्थ के बिल्डिंग का जो पुणे की है, ये एक लो एम्बॉडेड एनर्जी मटेरियल से मिलकर बनी है और जिससे इसकी एम्बॉडेड एनर्जी है करीब करीब 20% तक कम है इन कंपेयर टू द कन्वेंशनल बिल्डिंग। ऐसे ही गवर्नमेंट की इनिशिएटिव देखें तो गवर्नमेंट ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE, इसका नाम आप कई बार सुनोगे इस यूनिट में। तो BEE ने क्या किया, ऐसे प्रमोट किया ऐसे मटेरियल्स को जिनकी एम्बॉडेड एनर्जी लो हो, और डिफरेंट तरह की पॉलिसीज़ उन्होंने इसके ऊपर अपनी वेबसाइट पर रखी हैं। जैसे फ्लाई एश एज अ बाय प्रोडक्ट जो कोल प्लांट का होता है उसको हम यूज करें। 200 मिलियन टन वर यूटिलाइज इन द कंस्ट्रक्शन 2023 दैट सेविंग द एनर्जी एंड रिड्यूसिंग द वेस्ट। इतना ही, मतलब 200 मिलियन टन तक का फ्लाई एश इस्तेमाल हुआ है। तो ये सब गवर्नमेंट के डाटा हैं जिनको कि आप अपने आंसर में इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोकल मटेरियल्स को यूज करो ताकि ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी कम से कम हो। जैसे स्कूल प्रोजेक्ट है, एक राजस्थान में स्कूल है, उसने क्या किया, लोकली स्टोर्ड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया। तो लोकली थी तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन खर्च नहीं था, तो उसका 2 मेगा जूल पर किलोग्राम था। उसने इम्पोर्टेड मार्बल जो कि जिनके लिए 10 मेगा जूल पर किलोग्राम तक की एम्बॉडेड एनर्जी हो जाती है उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो इस तरह से उसने लोकल सैंडस्टोन का इस्तेमाल करके जो अपनी बिल्डिंग बनवाई उससे उसने एम्बॉडेड एनर्जी को 30% तक कम कर दिया। ऐसे ही अब आखिरी में आते हैं चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस वही है कि हमारे पास डाटा नहीं है। चैलेंजेस हमारे पास क्या है, हमारे पास डाटा नहीं है। हमारे पास डाटा किस चीज़ का नहीं है, हमारे पास डाटा नहीं है कि एग्जैक्टली किस मटेरियल की एम्बॉडेड एनर्जी कितनी है। सो डाटा ऑफ द एम्बॉडेड एनर्जी इन इंडिया इज लिमिटेड ड्यू टू द वेरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिलायंस ऑन द कोल बेस्ड एनर्जी, जो कि 50% इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है। तो अब ऐसा है कि जैसे IIT बॉम्बे है, उसने एक तरह से इनिशिएटिव लिया है कि वो एक ऐसा डाटाबेस तैयार कर रहा है जिसमें कि एम्बॉडेड एनर्जी का कैलकुलेशन वो देगा। तो जो नॉर्मल इंडिया में मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं, जो कि भाई एम्बॉडेड एनर्जी के लिए ये भी तो हमें समझना है ना कि फैक्ट्री से निकल करके आपके तक पहुंचने में कितना एनर्जी उसका कंजम्पशन हो कर चुका है। तो ऐसे के लिए IIT बॉम्बे 2025 में पॉसिबली वो डाटा अपडेट कर रहा है जिसमें कि एम्बॉडेड एनर्जी का डाटा सारा इकट्ठा हो रहा है। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो मई 2025 तक की बात करें तो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है करीब 232 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। और ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं जो कि क्लीनर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें, मैन्युफैक्चर करें। जैसे सीमेंट प्लांट एक गुजरात में है जिसने सोलर पावर को अडॉप्ट किया है और जिससे उसकी एम्बॉडेड एनर्जी है 10 से 15% तक
उसने रिड्यूस की है, जैसा कि यूपी, जैसा कि गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट किया है। तो इस तरह से बच्चों एम्बॉडीड एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है और इसमें बहुत अच्छा डाटा है जो आपको इस डिस्कशन में देखने को मिला है। तो आई होप आप इसका इस्तेमाल करोगे अपने आंसर को प्रिपेयर करने में। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।